गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाबर का इतिहास, भारत आगमन और मराना संघ का मराना संघ और बाबर का युद्ध। कौन कौन से युद्ध हुए हैं वो अभी हम बताएंगे। जैसे ठीक है, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। ठीक है, और किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग इसमें जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व क्या जो घटनाक्रम चला वो भी हम लोग इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि बयाना यानी बाबर का भारत में आगमन पहले किस तरह से हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर को भारत लोधी वंश के अधीन सामंतों ने बुलाया था ताकि वो राणा सांगा से पराजित लोधी को दिल्ली से हटाकर भारत में शासन करे। लेकिन कई किताबों में ये भी लिखा है कि बाबर भारत इब्राहिम लोधी के चाचा और चचेरे भाई के कहने से भारत आया था। बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और उनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर के चौथे वंशज थे। उनकी माता थी कुतलग निगार। माता उनकी चंगेज़ खान की वंशज थी, इसलिए माता और की ओर से बाबर चंगेज़ खान के 14वें वंशज थे। यूँ देखा जाए तो चंगेज़ खान और तैमूर दोनों की युद्ध नीति अलग थी और वो कहीं भी जाते हमला करते और लूट कर वापस अपने देश चले जाते थे। मगर बाबर ने उनके विपरीत भारत आकर लोधी को हराकर दिल्ली की गद्दी हत्या ली और भारत में सल्तनत मुगलिया की नींव रखी। ये पानीपत की लड़ाई में जीतने के बाद बाबर की जो तस्वीर है। अब जब दिल्ली आगरा में बाबर का राज था तो उसने पूरे भारत पर मुगलिया परचम लहराने की ठान ली। लेकिन बाबर जानता था कि उसका यह मंसूबा तब तक सफल नहीं होगा जब तक महाराणा सांगा जीवित है। दरअसल पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी के खिलाफ महाराणा सांगा ने बाबर का साथ देने की सहमति जताई थी। मगर जब उनको पता चला कि बाबर भारत में ही जाएगा नहीं तो वे युद्ध में नहीं गए। ऐसा कुछ इतिहासकारों और ख़ास तौर से बाबर और उसके जो आश्रित इतिहासकार थे उनका मानना ये था। लेकिन इन बातों में किसी में सच्चाई नहीं नज़र आती, क्योंकि इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ऑलरेडी 2 बार पहले ही हरा चुका था, तो उसे किसी और को भारत में बुलाने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी और उन्हें बोलेगी कि वो शासन करे। महाराणा सांगा चाहता तो खुद ही पूरे भारत के ऊपर शासन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसे किसी और का साथ देने यानी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसी प्रतिज्ञा को करके बाबर ने बादशाह बनने के बाद महाराणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाया। लेकिन इस आरोप से कोई फ़ायदा बाबर को नहीं हुआ। युद्ध में बाबर की सहायता न करके महाराणा सांगा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने मांडू की और झालावाड़ में मौजूद अपनी सारी फौज वापस चित्तौड़ बुला ली और लोधी के कुछ इलाकों पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। जो जागीरें लोधी के अधीन थी, बाबर की उनसे इतनी अच्छी मैत्री नहीं थी। का फ़ायदा भी महाराणा सांगा ने उठाया और उन पर आक्रमण करके अपनी सीमाएं बढ़ा ली। इन इलाकों में एक जागीर थी खंडर, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका था। अब जब राणा सांगा ने उस पर हमला किया तो उन्हें पलायन करके दिल्ली बाबर के शरण में जाना पड़ा और दिल्ली जाकर उन्होंने बाबर को उकसाया। हालांकि बाबर पहले से सांगा पर नज़र रखे बैठा था। बाबर ने महाराणा सांगा की सारी गतिविधियां चुपचाप सहन की और खुद को मजबूत करता रहा सैन्य तौर पर। लेकिन अंत में उसका भी सब्र टूटा और उसने भी आसपास के इलाकों पर अधिकार जमाना शुरू किया। सबसे पहले उसने धौलपुर को जीता, फिर भरतपुर को और फिर ग्वालियर को अपने अधीन किया। भरतपुर इलाके की जो रियासत 2 बार प्रयास में बाबर ने जीती थी वो थी बयाना। यहाँ उसे अपने खास इश्क आका को भेजा जो असफल लौट गया। दूसरे प्रयास में बाबर ने अपने जीजा मेहंदी ख्वाजा को भेजा जिसने बयाना को जीत लिया और मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। जब इस बात का पता महाराणा सांगा को चला तो उन्होंने बयाना एक विशाल सेना के साथ जाकर किले को घेर लिया। पीछे से मुग़ल बाबर ने
किले में मौजूद मुगलों की सहायता के लिए सेना भेजी, मगर महाराणा सांगा की सेना ने उनकी बुरी तरह से पराजित करके बयाना आज़ाद करवा लिया। 16 फरवरी 1527 को ख़त्म हुए बयाना के युद्ध के बाद अब यहाँ से शुरू होता है महाराणा सांगा और बाबर का खानवा का युद्ध, जो कि विनाशकारी संघर्ष हुआ। ये आप पिक्चर्स में देखते थे राणा सांगा भरतपुर के युद्ध में वार करते हुए। मुगल सेना जो बयाना के युद्ध से हार कर लौटी थी, उनका मनोबल गिर चुका था और ऊपर से बाबर को उसके खास लोगों ने उकसा दिया कि उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, अगर वो अब मेवाड़ से युद्ध करेगा तो हार जाएगा। अब बाबर ने कुछ समय रुक कर अपने सेना का खोया मनोबल वापस लाने का काम शुरू किया ताकि मेवाड़ से वह युद्ध कर सके। खानवा की लड़ाई और महाराणा सांगा और बाबर का खानवा में आखिरी युद्ध, क्योंकि बयाना पर महाराणा सांगा का जो अधिकार हुआ उससे बयाना की विजय ने कि यह विजय महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। इस विजय से सांगा के मुकुट में प्रतिष्ठा की एक और पंखुड़ी लग गई थी। बाबर ने चतुराई से अपनी सेना का खोया मनोबल जिहाद यानी धर्म का वास्ता देकर जीत लिया। अब उसने महाराणा सांगा के खिलाफ अपनी चाल चली। उसने रात के अंधेरे में कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि वह काबुल के रास्ते पर चले, जिससे महाराणा सांगा को लगने लगा कि बाबर ने काबुल से और सेना बुला लिया। इसके विपरीत बाबर चुपचाप खानवा के मैदान में युद्ध की तैयारियों में लगा रहा और उसने वहां अपनी तोप भिजवा दी और युद्ध नीति तैयार कर ली। उधर मेवाड़ से महाराणा सांगा अपने सेना सहित दिल्ली की ओर पलायन कर चुके थे और हमले के लिए 13 मार्च 1527 को वो खानवा के मैदान में पहुंचे। बाबर वहां पहले से मजबूत स्थिति में बैठा था और उसने हर नीति तैयार कर ली थी। बाबर के पास उस समय तोप थी जो कि मेवाड़ की सेना ने देखी भी नहीं थी। यह सबसे बड़ी बात थी बाबर की सेना के लिए। 17 मार्च सुबह 9 बजे खानवा के मैदान में एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में कई राजपूत रियासतें महाराणा सांगा के साथ थी, जिनमें निम्नलिखित योद्धा महाराणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ शामिल थे, जैसे बीकानेर के राजकुमार कल्याणमल सेना सहित, जोधपुर के मालदेव राठौड़ सेना सहित, सिरोही के अखेराज दुडा सेना सहित, इडर के भारमल सेना सहित, डूंगरपुर के उदय सिंह सेना सहित, चंदेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज कछवान सेना सहित, हसन खान मेवाती सेना सहित, महमूद खान लोधी की सेना सहित, नागौर के खान जादा सेना सहित, मेड़ता के रायमल राठौड़ और बीरमदेव मेड़तिया और सलम्बुर के रावत रतन सिंह। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा के साथ उस दिन खानवा के मैदान में 7 बड़े राजा, 104 राव और कुछ अन्य छोटी जागीर भी शामिल थी। अब इससे एक बात साफ है कि बाबर के खिलाफ खानवा में महाराणा सांगा एक बहुत अधिक बड़ी सेना के साथ लड़ने पहुंचा था। ये देखिए फोटो है, आप कितने मजबूती हाथी सेना उनके साथ में थी। सुबह 9 बजे 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध शुरू हुआ और शाम होते होते महाराणा सांगा बुरी तरह हार चुके थे। वो खुद चोटिल हो गए थे और उनकी सेना तितर बितर हो गई थी। किस कारण से? उनकी बाबर की तोपों की वजह से। इस समय बाबर के पास में एशिया का सर्वश्रेष्ठ तोपखाना था, ठीक है, जबकि सांगा के पास इसका सर्वथा अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की व्यवस्था पानीपत के युद्ध के ढंग से ही की तथा राणा की सेना प्रचलित राजपूती ढंग से व्यवस्थित थी। कर्नल टॉड के अनुसार युद्ध से पूर्व बाबर ने राणा सांगा से संधि करने का प्रयास किया था तथा रायसेन के शासक सलाहदी तंवर ने इस संधि के लिए मध्यस्थता की थी। यद्यपि सभी मुगल अफगान लेखक इस संधि का प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करते, चूँकि यह तथ्य मुगल पक्ष की दुर्बलता का प्रमाण था। अतः संभव है कि फारसी वृत्तांतकारों ने इस संबंध में मौन रहना ही उचित समझा हो।
बाबर की तत्कालीन कमजोर स्थिति तथा राणा की विशाल सैन्य शक्ति को देखते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे लगभग रणबेरी बज उठी तथा राणा ने अपने सेना के बाह्य सैनिक दल को मुगल सेना के दाहिने दल पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना इस प्रारंभिक आक्रमण को सहन न कर सकी और बाबर को अपने दाहिने दल की सहायतार्थ तुरंत चिन्ह तैमूर सुल्तान को सैन्य उधर भेजना पड़ा। इसी समय मुस्तफारुमी की तोपों की मार से राजपूतों में भगदड़ मच गई। इस अवसर पर मुगल सेना ने भी तत्परता दिखाई और तथा शत्रु दल को बिखेरने में तोपखाने और अश्वारोही दल ने अपना कमाल दिखाया। आग उगलती तथा भीषण गर्जना करते मुगल तोपों ने राजपूतों में आतंक उत्पन्न कर दिया। इसी समय राजपूतों की सहायता कुछ सेना आई और मुगल सेना के दाहिने भाग पर पुनः दबाव डाला, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के मध्य भाग को दाहिने भाग की सहायता के लिए भेजा, जिसने राजपूतों के आक्रमण को विफल कर डाला। अब सांगा ने मुगल सेना के बाएं भाग पर ध्यान दिया, किंतु मुगलों ने राजपूतों के प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया। इसी समय बाबर ने अपनी तुलकमा पद्धति का प्रयोग किया। रुस्तम खान तुर्कमान तथा मुनीम अख्ता ने अपनी सैनिक टुकड़ों के साथ चक्कर काटते हुए राजपूत सेना के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे राजपूतों के कई सूरवीर सेनानायक चंद्रभान, भोपत राय, मानिक चंद दलपत आदि धाराशायी हो गए और हसन खान मेवाती भी गोली का शिकार हो गया। राजपूतों की भारी क्षति से बाबर का हौसला बढ़ गया और उसने अपने सभी सुरक्षित सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। इस नए आक्रमण का सामना करते हुए रावत जग्गा, रावत बाग, करमचंद आदि कई सरदार मारे गए। ऐसी गंभीर स्थिति में राणा ने स्वयं को भी युद्ध में झोंक दिया, परंतु दुर्भाग्य से अचानक राणा के सिर में तीर लगने से राणा मूर्छित हो गया। अतः राणा के विश्वस्त सहयोगी ने तत्काल राणा को युद्ध स्थल से बाहर निकाल लिया तथा अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेराज की देखरेख में राणा को बसवा ले जाया गया। युद्धभूमि में उपस्थित राजपूतों ने अंतिम दिन दम तक लड़ने का निश्चय किया तथा राजपूत सैनिकों को राणा के घायल होने और युद्ध स्थल से चले जाने की बात मालूम न हो और उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए हलवद के शासक झाला राजा सिंह के पुत्र झाला अज्जा को राणा सांगा के राज्य चिन्ह धारण करवाए तथा उसे हाथी पर बैठा दिया। कुछ समय तक झाला अज्जा के नेतृत्व में युद्ध चला, लेकिन शीघ्र युद्ध स्थल में राणा की अनुपस्थिति की बात फैल गई, जिससे राजपूत सेना में खलबली मच गई। इस समय मुगल सेना ने राजपूतों को चारों तरफ से घेर कर भीषण धावा बोल दिया। राजपूत वीरतापूर्वक लड़े, परंतु तोपों के गोले के समक्ष उनकी एक न चली। अंत में विवश होकर वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। राजपूतों को भागते देख सलहदी और नागौर के खानजादा ने राजपूतों का पक्ष छोड़ दिया और वे बाबर से जा मिले। उन्होंने बाबर को राणा को घायल अवस्था में युद्ध स्थल से बाहर ले जाने की सूचना दी। बाबर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था रहा। दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध भूमि पर मृतक तथा घायल राजपूतों के अतिरिक्त कोई राजपूत सैनिक दिखाई नहीं दे रहा था। बाबर की यह विजय निर्णायक रही। लाशों के टीला और कटे हुए सिरों की मीनारें बनाकर विजय की प्रसन्नता प्रकट की गई। इस विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। महाराणा सांगा की इतनी बड़ी सेना क्यों हारी रही, इसका इतिहासकार 4 कारण बताते हैं। पहला तो ये कि बयाना के युद्ध में जब मेवाड़ जीता तो मुगल सेना का मनोबल टूट गया था और मेवाड़ ने उसी समय आक्रमण न करके बाबर को तैयारी के लिए समय दिया। दूसरा कारण है कि इस युद्ध में बाबर की सेना सुनियोजित थी, अनुशासित थी, जबकि महाराणा सांगा की सेना एक भीड़ समान थी जिसे महाराणा सांगा नियंत्रण में नहीं कर पा रहे थे। तीसरा कारण था बाबर द्वारा तुलकमा पद्धति से युद्ध कर लड़ना। ये युद्ध पद्धति तुर्क लड़ाकों से बाबर ने सीखी थी। इसमें दुश्मन सेना पर चारों ओर से आक्रमण किया जाता है, जबकि महाराणा सांगा की सेना आमने सामने से लड़े या पीछे या दाएं बाएं से कायरों की भांति नहीं लड़ी। चौथा कारण था तोपखाने का इस्तेमाल। बाबर के पास मजबूत और एशिया का सबसे बड़ा एक नया हथियार था तोप, जो उस समय तक मेवाड़ के पास नहीं था। इसके अलावा बाबर की सेना के पास बंदूकें थी, जबकि महाराणा सांगा की सेना के पास तीर, तलवार और भाले। तो ये कुछ मुख्य कारण थे खानवा की लड़ाई में महाराणा सांगा के हार जाने के। इसके अलावा महाराणा सांगा जब तीर लगने से बेहोश हुए तब उनको अखेराज दुड़ा मैदान से सुरक्षित निकालकर दौसा ले कर चले गए। उस समय महाराणा सांगा की जगह
महाराणा सांगा की जगह किसी दूसरे का राज चिन्ह ग्रहण करना महाराणा सांगा का, जिसे कुछ समय तक तो युद्ध चला, लेकिन शीघ्र ही सांगा की अनुपस्थिति के बाद पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। सेना तितर बितर हो गई और मेवाड़ का शाम का सूरज ढलने से पहले युद्ध हार गया। इस युद्ध के बाद बाबर ने बड़ी बेरहमी से वीरगति प्राप्त कर चुके राजपूतों के साथ धड़ से अलग कर उनकी मीनार बनवाई और खुद को मीनार के सामने खड़ा होकर गाजी की उपाधि दी। दूसरी ओर महाराणा सांगा दौसा में थे। कुछ समय बाद बेहोशी से बाहर आए तो युद्ध की हार से क्रोधित होकर वापसी तैयारी में जुटने की योजना करने लगे।